So we'll go ahead with next question. One of the important types of question of this chapter. A metal wire of length L1 and area of cross section A is attached to a rigid support. तो पहला वायर एक रिजिड सपोर्ट को अटैच किया आपने, उसका लेंथ L1 था, एरिया A था. Another metal wire of length L2. So you have one more metal wire of length L2. You have another metal wire of length L2 and of the same cross sectional area is attached to the free end of the first wire. तो पहले वायर के नीचे तुमने दूसरा वायर लगा दिया with length L2. A body of mass M is suspended from the free end of the second wire. तो सेकेंड वायर के फ्री एंड से हमने एक मास बॉडी जिसका मास m था वो सस्पेंड कर दिया. If y1 and y2 are Young's moduli of the wires respectively, the effective force constant of the system of two wires is. अच्छा क्वेश्चन है. तो पहले तो सिस्टम समझ लो. व्हाट इज योर सिस्टम? इन द सिस्टम देयर इज अ रिजिड सपोर्ट. एक है रिजिड सपोर्ट. इस रिजिड सपोर्ट पे तुमने दो वायर्स को एक के बाद एक वन आफ्टर द अदर एंड टू एंड सस्पेंड किया. तो व्हाट यू हैव इज, लेट अस से you have a wire. This is wire 1, wire 1. So you have a wire 1 here. The length of this wire is L1. Length of this particular wire is L1. तो इसका लेंथ है L1. अब इसके नीचे तुमने और एक वायर लगा दिया और वो जो दूसरा वायर है उस वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है. लेंथ इज नॉट सेम बट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज सेम. तो लेंथ जो भी होगा वो होगा. L2 है बट व्हाट इज सेम इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. तो ऐसा है. इसका जो लेंथ है वो L2 है. अब तुमने इस पूरे सिस्टम के नीचे एक लोड लगा दिया. तो यू आर पुटिंग अ लोड ऑफ मास m below this. So you have a load here, load with m is the load. Good. पक्का पक्का. क्या पूछा है आपसे? इफेक्टिव फोर्स कांस्टेंट. पहली बार का यंग्स मॉडुलस y1, दूसरे का y2 एंड दे आर आस्किंग मी व्हाट इज द इफेक्टिव फोर्स कांस्टेंट. अभी इफेक्टिव फोर्स कांस्टेंट से पहले मेरे को बताओ व्हाट इज फोर्स कांस्टेंट. F by L. ओके. F by L की F by डेल्टा L. और अभी इसके आगे से ना मैं फोर्स कांस्टेंट को K बोलने वाला हूँ. F by डेल्टा L. और हमने कल एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, अगर आपको याद होगा, इसी टाइप का क्वेश्चन था. टू वायर्स अटैच्ड एंड टू एंड, मतलब इन सीरीज. तो अगर आपको याद होगा इन सीरीज में, इफ यू रिमेंबर व्हाट इज द इक्विवेलेंट यंग्स मॉडुलस. कल ही तो बताया. 2y1 y2 upon y1 plus y2. Two wires of different material attached in series end to end. The effective Young's modulus is 2y1 y2 upon y1 plus y2. कल ही हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है. कल 24 आवर्स भी नहीं हुए तो वी हैव सॉल्व दिस. तो अगर वो याद होगा तो फास्ट होगा आपका आंसर. अगर वो याद नहीं है तो फिर स्टेप्स बढ़ेंगे. तो ठीक है, अगर आपको याद नहीं है तो स्टेप्स बढ़ाओ. फिर अभी फिर स्टेप्स बढ़ाओ, लेकिन कैसे? व्हाट इज द टोटल चेंज इन लेंथ? चेंज इन लेंथ ड्यू टू फर्स्ट वायर प्लस चेंज इन लेंथ ड्यू टू सेकेंड वायर. क्योंकि जो लोड है ये दोनों वायर पे एक्ट हो रहा है ना. देन इफ यू रिमेंबर हमने कल ही देखा था यंग्स मॉडुलस इज FL by A डेल्टा L. कल ही देखा था ये. तो यहां से तुमको डेल्टा L मिल जाएगा FL by AY. फिर हमने डेल्टा L यहाँ सब्स्टिट्यूट किया था. तो हमने सब्स्टिट्यूट किया था, वो F है. F ऑफ कोर्स दिस इज F. डेल्टा L की जगह पे क्या लिखोगे? FL by AY. डेल्टा L क्या है? टोटल चेंज इन लेंथ है. क्या है वो?
टोटल चेंज इन लेंथ, तो एफ एल इक्विवेलेंट अपॉन अपॉन ए वाई इक्विवेलेंट, क्योंकि एरिया दोनों का सेम था तो एरिया तो चेंज हुआ नहीं। और मैंने ये भी बताया था कि जब आप सीरीज में लगाते हो तो लेंथ चेंज होता है। व्हाट इज द न्यू लेंथ ऑफ द वायर? व्हाट इज द न्यू लेंथ ऑफ द वायर? L1 प्लस L2 और एरिया इज सेम। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जब पैरेलल में लगाओगे तो लेंथ इज सेम एंड व्हाट इज न्यू एरिया? A1 प्लस A2, क्योंकि जब तुम पैरेलल में लगाते हो मतलब बेसिकली तुम दो वायर को ऐसा अटैच कर रहे हो साइड बाय साइड, तो एरिया क्या आएगा? A1 प्लस A2। लेकिन जब ऐसा अटैच किया तो लेंथ इज L1 प्लस L2, एरिया इज सेम, तो एरिया सेम रहेगा ना, तो एरिया सेम रहेगा। इक्वल टू, ये डेल्टा L था, व्हाट इज डेल्टा L1? व्हाट इज डेल्टा L1? F L1 अपॉन A Y1 प्लस F L2 अपॉन A Y2। ओके, पक्का पक्का, श्योर श्योर। सिर्फ इतना है, जो क्वेश्चन हमने कल सॉल्व किया था ना उसमें जो L1 है वो L था, L2 भी L था, तो L इक्विवेलेंट L1 प्लस L2 क्या बन गया था? 2L। पहले वायर का लेंथ L था, दूसरे का भी L था, तो ये L था वो भी L था और ये 2L हो गया, तो हमने सिंप्लीफाई कर लिया था उसको। तो अब यहाँ पे L1 L2 सेम नहीं है, तो अभी सब्स्टिट्यूट करो। अब ये बताओ क्या कैंसिल होगा, ये बताओ पहले। F बाई ए, तो क्या बचेगा? L इक्विवेलेंट अपॉन Y इक्विवेलेंट इक्वल्स टू L1 बाय Y1 प्लस L2 बाय Y2। चलो इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं इसको। हमको क्या चाहिए, क्या चाहिए तुमको? फोर्स कांस्टेंट। फोर्स कांस्टेंट क्या है? F बाय डेल्टा एल। लेकिन F बाय डेल्टा एल पता है क्या है? व्हाट इज यंग मॉडल्स का फॉर्मूला? F बाय डेल्टा एल क्या होगा? ए वाई बाय एल, ए वाई बाय एल, बराबर, पक्का पक्का, गुड। तो बताओ अभी इसके आगे क्या करना चाहिए तुमको? तुमको कहाँ तक पहुंचना है पहले वो देखो, कहाँ जाना है तुमको, तुमको कहाँ जाना है? हाँ, तुमको ये चाहिए, ये फोर्स कांस्टेंट मतलब F बाई डेल्टा एल चाहिए, चाहिए कि नहीं? वो क्या आएगा? ए वाई बाई एल। ओके, ए वाई बाई एल। तुम्हारे पास क्या है? एल बाय वाई। तो मुझे यहाँ से बताओ कि एल बाय वाई क्या आएगा? व्हाट विल बी एल बाय वाई फ्रॉम हियर? हाँ 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 हाँ, सुन रहा हूँ मैं, बताओ। हम्म, आप लोगों को डू यू सी दिस? तो डू यू सी दिस? यस, इसका रेसिप्रोकल करके बताओ। ए बाय के, तो फिर एल बाय वाई क्या आएगा? ए बाय के, तो ए बाय के इक्विवेलेंट। एक्चुअली ये भी इक्विवेलेंट ही है, लेकिन ये सेम ही आता है ना, क्योंकि सीरीज में है तो एरिया क्या होता है, तो ये आ गया क्या, क्योंकि तुमको पूछा गया था इफेक्टिव फोर्स कांस्टेंट। क्या पूछा था? इफेक्टिव फोर्स कांस्टेंट। तो मुझे कैसे तो इफेक्टिव फोर्स कांस्टेंट इक्वेशन में लाना था, जो मैंने लाया। आ गया। अभी क्रॉस क्रॉस करो, क्रॉस क्रॉस करो, तो क्रॉस क्रॉस। हाँ, y2 L1 प्लस y1 L2 अपॉन क्या? y1 इंटू y2, बराबर। ये a को शिफ्ट करो, इधर शिफ्ट करो और रेसिप्रोकल ले लो। तो रेसिप्रोकल ले लिया के इक्विवेलेंट, और ये a को इधर लाया, तो a y1 y2 अपॉन y2 L1 प्लस y1 L2। हाँ कि ना? हाँ कि ना? रुको जरा, मिलेगा आंसर, डोंट वरी। ए y1 y2 y1 L2 प्लस y2 C।
तो मैं एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ और आपको मैं एक अल्टरनेट मेथड भी देता हूँ सॉल्व करने का। देखो इट इज़ वेरी सिंपल। मैं एक सिर्फ, आई नो माई एग्जाम्पल्स आर वेरी ऑफ द टॉपिक लेकिन समझने के लिए अच्छा होता है। अब क्लास से निकल के अगर तुमको घर तक जाना है, पता है ना कहाँ जाना है, फिर तुम्हारे पास एक रास्ता है, दूसरा रास्ता है, बराबर, तो कोई भी रास्ता लो, पहुंच जाते हो ना वहाँ तक। फिजिक्स इज द सेम, प्रॉब्लम्स ऑफ फिजिक्स इज द सेम। कहाँ जाना है वो पता होना चाहिए। अब जब तुम क्वेश्चन पढ़ते हो तो पहले तो ये समझ लो पूछा क्या है। क्या पूछा है? इफेक्टिव फोर्स कांस्टेंट, बराबर। और क्या बोला है कि दो वायर थी, दोनों का यंग्स मॉड्यूलस सेम नहीं है, लेंथ सेम नहीं है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है। ए इज सेम, y1 y2 दे आर टू डिफरेंट यंग्स मॉड्यूल क्योंकि दो अलग अलग मटेरियल के वायर थे। लेंथ अलग अलग है, L1 एंड L2। आपको पूछा है अगर हम एक वायर के नीचे दूसरा वायर लगाए और उसके नीचे लोड लगा दे तो व्हाट विल बी द इफेक्टिव फोर्स कांस्टेंट। मतलब तुमको इफेक्टिव फोर्स कांस्टेंट तक जाना है, मतलब कहाँ तक जाना है वो पता है। व्हाट इज फोर्स कांस्टेंट? F बाई डेल्टा एल। यस और नो? तो मैंने फॉर्मूला लिख दिया F बाई डेल्टा एल। गुड। अब दिक्कत ये है कि आपको ये याद नहीं था कि यंग्स मॉड्यूलस अगर मैं दो वायर को सीरीज में कनेक्ट करता हूँ तो 2y1 y2 अपन y1 प्लस y2 होता है इक्विवेलेंट। कोई बात नहीं, याद नहीं भी था, बेसिक्स तो पता है ना कि फोर्स कांस्टेंट F बाई डेल्टा है, लेकिन F बाई डेल्टा क्या आएगा? AY बाई एल। ठीक है, यहाँ ये मेथड भी सफिशिएंट इनफ फॉर यू टू अंडरस्टैंड, तो कोई दिक्कत नहीं, इससे भी हो जाएगा आपका। अब क्योंकि डेल्टा एल टोटल इलोंगेशन दोनों वायर मिला के, इट इज डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2, करेक्ट। व्हाट इज डेल्टा एल फ्रॉम फॉर्मूला? व्हाट इज डेल्टा एल? FL बाई AY। तो FL बाई AY, F L इक्विवेलेंट, Y इक्विवेलेंट। ए इक्विवेलेंट लिख के फायदा नहीं है क्योंकि एरिया चेंज हो नहीं रहा है यहाँ पे। इक्वल टू डेल्टा L1 कितना था? F L1 अपॉन A Y1 प्लस F L2 अपॉन A Y2। पक्का पक्का, गुड गुड, श्योर श्योर, 100%। देन F बाई ए, F बाई ए, F बाई ए हो गया कैंसिल, तो क्या बचा? L इक्विवेलेंट अपॉन Y इक्विवेलेंट, L1 बाई Y1 प्लस L2 बाई Y2। लेकिन L बाई Y, इफ यू सी फ्रॉम हियर, L बाई Y इज A बाई K, तो L इक्विवेलेंट अपॉन Y इक्विवेलेंट इज A अपॉन K इक्विवेलेंट, बराबर। तो इस केस में राइट हैंड साइड को सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, y2 L1 प्लस y1 L2 अपॉन y1 इंटू y2। तुमको क्या चाहिए था? K इक्विवेलेंट। A को यहाँ लाया और रेसिप्रोकल कर दिया, आ गया आंसर। अब मैं तुमको अल्टरनेट मेथड बताता हूँ। अब अल्टरनेट मेथड में इट इज नॉट वेरी डिफरेंट मेथड। अल्टरनेट मेथड में यू मस्ट ओनली नो दिस, वो नहीं भी पता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फोर्स कांस्टेंट is F by delta L, and as you have just seen it is AY by L। क्या है वो? AY by L। पक्का पक्का, डू यू सी? चलो अगर तुमको प्रोपोर्शनलिटी नहीं भी समझ में आता तो अभी याद रख लेना, अगर दो वायर सीरीज में है, किसमें है? सीरीज में। आपको पता है दो रेजिस्टेंस सीरीज में लगाए तो फॉर्मूला क्या बनता है पता है? R1 प्लस R2। और अगर दो रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगाए तो क्या बनता है? R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो जो रेजिस्टेंस इन पैरेलल का फॉर्मूला था ना, वो यहाँ पे सीरीज के लिए लगता है। तो ये वायर सीरीज में थे क्या? हाँ, तो वैसे फॉर्मूला बनेगा। तो K इक्विवेलेंट क्या आएगा? K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। वेरी गुड। व्हाट विल बी K1? A1 Y1 अपॉन L1। व्हाट विल बी K2? A2 Y2 अपॉन L2। लेकिन A1 और A2 की वैल्यू सेम थी कि नहीं? हाँ। डिवाइडेड बाय इन दोनों का ही क्या करेंगे? एडिशन। क्या करेंगे? एडिशन। तो इन दोनों का ही हम लोग कर लेंगे एडिशन, डिवाइडेड बाय एडिशन ऑफ दीज टू। सिर्फ इधर प्लस लिख दो, लिख दिया प्लस। अब क्या नीचे से क्या कॉमन निकलेगा? क्या कॉमन निकलेगा? A। और ऊपर अगर आप नोटिस कर रहे हो तो ऊपर आ गया y1 y2
अपॉन L1 L2, a इंटू ए स्क्वायर, नीचे से a कॉमन निकला और यहाँ पे क्या बचा, y1 बाय L1 प्लस y2 बाय L2, यस और नो, यस, a और a क्या हो गया, कैंसिल, तो ऊपर एक a बचा, करेक्ट, तो a y1 y2 अपॉन L1 इंटू L2, y1 L2 प्लस y2 L1 अपॉन L1 इंटू L2, ये L1 L2 क्या हो गया, तो क्या आया आंसर, a y1 y2 अपॉन y1 L2 प्लस y2, वही तो था। तो ऐसा भी सॉल्व हो सकता है अगर ये पता होगा तो। तो इक्विवेलेंट फोर्स कांस्टेंट व्हेन द टू वायर्स इन सीरीज क्या आता है, k1 k2 अपॉन k1 प्लस k2, एंड व्हेन दे आर इन पैरेलल k1 प्लस k2। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। अभी ये क्वेश्चन दिखता डिफिकल्ट है सिंपल, और इसी क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में मैं 3 क्वेश्चन बनाने वाला हूँ। पहले ये सॉल्व करेंगे, फिर इसमें थोड़ा सा वेरिएशन करेंगे और एक क्वेश्चन बन जाएगा। 4 आइडेंटिकल hollow, it is important thing, you know what is hollow cylinder? अंदर से पोकल, empty from inside, is this a cylinder, is this a hollow cylinder, पक्का, तो ये hollow cylinder है, remember। अभी hollow cylinder का कुछ thickness हो सकता है, it may have some thickness, तो ध्यान रखना आप। तो ऐसा बोला है 4 आइडेंटिकल hollow cylindrical columns support a big structure of mass m, the inner and another, गलती हो गई, inner and another नहीं, inner and outer, another नहीं, inner and outer, the inner and outer radii of the column are R1 and R2 respectively. Assuming the load distribution to be uniform, the compressional strain, what is compressional strain, what is tensile strain, what is longitudinal strain? बहुत नींद आएगी आपको क्योंकि आप तो पिछले 5 लेक्चर में थे ही नहीं। यू आर लाइक एलियन टू दिस सब्जेक्ट। गुड। डेल्टा एल बाय एल क्या होता है, डेल्टा एल बाय एल, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, टेंसाइल स्ट्रेन, कंप्रेशनल स्ट्रेन सेम है, सिर्फ कंप्रेशनल स्ट्रेन में लेंथ कम होता है और लॉन्गिट्यूडनल में लेंथ बढ़ता है, अल्टीमेटली चेंज ही हो रहा है लेंथ। तो कंप्रेशनल स्ट्रेन मतलब क्या, डेल्टा एल बाय एल। तो आपको पूछा है व्हाट इज द कंप्रेशनल स्ट्रेन ऑफ ईच कॉलम, ईच, हर एक कॉलम का। तो पहले तो क्वेश्चन समझ लो आप। सबसे पहले देखो क्या बोला है आपको पता है, 4 आइडेंटिकल hollow cylindrical column support a big structure of mass m, the inner and outer radii of a column are R1 and R2 respectively। बाप रे। अच्छा छोड़ो इसको, क्या ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, नहीं करेंगे हम, थोड़ा कुछ अलग कुछ बात करते हैं। लंच टाइम हो गया ना, भूख लग गई, आई एम ऑल्सो वेरी हंग्री। तो बहुत भूख लगी थी तो मुझे ऐसा याद आया कि मेरे घर में एक डाइनिंग टेबल है। आपके घर में है? देखा है, लेकिन देखा है। तो डाइनिंग टेबल के ऊपर एक टॉप सरफेस होता है ना, टॉप सरफेस होता है ना, ऐसा बड़ा सा फ्लैट सरफेस, और उसके नीचे से 4 पाव होते हैं क्या, होते हैं ना? हाँ हाँ, बस तो डाइनिंग टेबल ही बोला है तुमको घुमा फिरा के। तो समझना, सोचना वो अपने अपने ऊपर। तो जो डाइनिंग टेबल का टॉप सरफेस था उसका लोड था m, और उस टेबल के 4 लेग्स थे जिनको ये 4 आइडेंटिकल hollow cylindrical कॉलम बोल रहे हैं। तो था वो वही। अब हर एक सिंगल कॉलम की अगर मैं बात करूं, ईच कॉलम, तो मैं अभी इस एक कॉलम को थोड़ा सा मैग्नीफाई करके बता रहा हूं। तो ये जो ईच कॉलम है, ईच कॉलम, इसका जो लेग है वो हॉलो सिलेंडर तो है, लेकिन उस सिलेंडर का देयर इज सम थिकनेस आल्सो। ये एक सिलेंडर को मैंने मैग्नीफाई करके बताया, तो उसका जो इनर रेडियस था, इनर मतलब ये R1 है, और उसको जो आउटर रेडियस है वो
R2 है। क्या है वो? R2। तो रिमेंबर इसको बिल्कुल भूलना नहीं। आउटर रेडियस कितना है? R2। आउटर रेडियस कितना है? R2। इनर कितना है? इनर कितना है? R1। तो अभी एक बात बताओ, ये जो एक सिंगल सिलेंडर की बात कर रहा हूं, मास यहां पे है कि नहीं? मास यहां पे है कि नहीं? यस। तो मास इज हियर एंड हियर। इन शॉर्ट मास इज वेयर वेयर R2 माइनस R1। इतने ही पोर्शन में मास है, अभी याद रखना है इसको। तो पहले मुझे बताओ, तुमको ये समझा क्या कि फोर आइडेंटिकल हॉलो सिलेंड्रिकल कॉलम सपोर्ट अ बिग स्ट्रक्चर ऑफ मास m। तो डाइनिंग टेबल है, सीधा बोल देते डाइनिंग टेबल है। तो इसका जो प्लेटफॉर्म का मास है वो m है। ये चार हॉलो सिलेंडर है। वो ऊपर का जो टॉप सरफेस है जिसका मास m है, व्हाट इज वेट ऑफ दिस टॉप सरफेस? mg। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ वेट? डाउनवर्ड्स। तो mg इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स। तो ये mg को कौन कौन संभाल रहा है? कौन कौन? चार लेग्स। उन्होंने क्या बोला पता है? इन्होंने ऐसा बोला है कि अज्यूमिंग द लोड डिस्ट्रीब्यूशन टू बी यूनिफॉर्म, मतलब इसने mg/4, इसने mg/4 और इसने भी mg/4 और इसने भी mg/4 ऐसा लोड डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। चार इक्वल पार्ट्स, 4 इक्वल पार्ट्स। तो हर एक कॉलम पे कितना लोड हुआ? mg/4। और तुमको पूछा है ईच कॉलम का। किसका? ईच कॉलम। इसलिए मैं एक कॉलम का पूछ रहा हूं। तो फोर्स ऑन ईच कॉलम इज F/4, मतलब mg/4। इज दैट क्लियर? पक्का? फिर वही बात, कहां तक जाना है पता है? रास्ते बन जाते हैं। mg 4 और 4 है कि नहीं? इधर है क्या? तो ए और सी आउट ऑफ क्वेश्चन गए। इन दोनों में से एक आएगा। क्या पूछा था तुमको? कंप्रेशनल स्ट्रेन। व्हाट इज कंप्रेशनल स्ट्रेन? डेल्टा एल बाय एल। यस। पक्का? व्हाट इज यंग्स मॉड्यूलस? स्ट्रेस अपॉन, मतलब फोर्स अपॉन एरिया, और डेल्टा एल बाय एल। तो व्हाट इज डेल्टा एल बाय एल? एफ अपॉन, अरे बता दो, एफ अपॉन ए वाई। व्हाट इज एफ? mg अपॉन 4, mg अपॉन 4 और y है कि नहीं? हाँ, mg और 4y, है कि नहीं? है। यस। अब बचा कौन? एरिया। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये हॉलो नहीं होता, तो फिर अगर ये हॉलो नहीं होता तो ये कैसा होता? ऐसा होता। और इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो सर्कुलर होता, तो उसका एरिया क्या होता? πr²। लेकिन ये अंदर से पोकल होने की वजह से मास R2 और R1 के बीच में है कि नहीं है? तो एरिया को मैं पाई R2² माइनस R1² लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा? लिखूंगा। बताओ आंसर। mg/4 पाई R2² माइनस R1² इंटू वाई। आ गया? अब एज आई टोल्ड यू कि हम इस एक क्वेश्चन को मॉडिफाई करेंगे थोड़ा थोड़ा। व्हाट विल बी द आंसर इफ आई हैव अ टेबल, मतलब ओनली 3 hollow cylinders, only 3, mg/3। what if I have 5? mg/5, sure, 100%। what if it is not a hollow cylinder of circular cross section? आजकल ना नए टाइप के भी कॉलम्स आते हैं जिसका स्क्वायर शेप होता है। क्या होता है? स्क्वायर। तो ये जो शेप है ये ऐसा नहीं आएगा। तुम जब बेस देखोगे, अभी इसको अगर तुम देख रहे हो इसको, तो बेस ऐसा दिखेगा कि नहीं है? मान लो, इमेजिन हमारे पास ऐसा कॉलम है जिसका शेप क्या है? स्क्वायर। और जो इनर स्क्वायर है उसका साइड है ए और आउटर का क्या है? बी। बराबर। तो आंसर क्या आएगा? mg/4y तो आएगा ही। सिर्फ एरिया, व्हाट इज एरिया ऑफ स्क्वायर? साइड स्क्वायर। तो बाहर का जो स्क्वायर है उसका साइड क्या है? बी। तो उसका एरिया क्या है? b²। और अंदर का
तो वो आएगा mg/4y b² माइनस a²। बन गया। डन। तो इसको अभी फिलहाल तो हटा देते हैं यहां से। चलो अगला क्वेश्चन। तो आज के अपने पहले दो क्वेश्चन ही गुड लेवल क्वेश्चन थे। आई विल स्टिल नॉट कंसिडर दिस टू बी गुड लेवल क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में तुमको पेन पेपर की भी जरूरत नहीं, डायरेक्ट आंसर आते हैं। प्रोवाइडेड लोड डिस्ट्रीब्यूशन इज सेम, तो mg/4 mg/4 mg/4। क्या पूछा था? डेल्टा L/L, तो f अपॉन ए वाई। एफ इज mg/4, y तो होना ही चाहिए a इज पाई r² माइनस r1²। तो ये तो क्वेश्चन डायरेक्टली आता है, क्वेश्चन पढ़ा के आंसर आता है। 15 नंबर क्वेश्चन। इफ द वर्क डन इन स्ट्रेचिंग अ वायर बाय 1 mm इज 2 जूल। मतलब मुझे अगर इलॉन्गेशन 1 mm से प्रोड्यूस करना है तो वर्क डन कितना हो गया? 2 जूल। The work necessary for stretching another wire of same material, Young's modulus is same, but with double radius of cross section। तो जो सेकेंड वायर उसका जो रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन है r2 is 2 times of r1 and half the length, तो l2 is l1/2 by 1 mm। पहला वायर कितने से स्ट्रेच किया तुमने? 1 mm। दूसरा भी किससे किया? 1 mm। पहले वायर को स्ट्रेच करने में कितना वर्क हुआ? 2 जूल। दूसरे को कितना वर्क पूछा है, और आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या दिया है? रेडियस का और लेंथ का। किसका? रेडियस का और लेंथ का। ऐसा बोला है ना, r2 is 2 times of r1 बोला कि नहीं बोला, और l2 is l1/2 बोला है कि नहीं बोला है, और वर्क डन पूछा है कि नहीं पूछा है? पूछा है ना, W2। तो जो दिया है, जो पूछा है, उसको कनेक्ट करना पड़ता है। क्या पूछा है? वर्क। क्या दिया है? L और R। तो यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग हाउ डू आई कनेक्ट। साथ में एक इंफॉर्मेशन और थी कि जो एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड है वो क्या है? कांस्टेंट है। और एक इंफॉर्मेशन थी, यंग्स मॉड्यूलस क्या है? कांस्टेंट है, क्योंकि मटेरियल सेम है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वर्क डन? हाफ, एग्जैक्टली, हाफ लोड इनटू एक्सटेंशन। अब इसमें से एक्सटेंशन तो कांस्टेंट है, मतलब वर्क डन डिपेंड करेगा सिर्फ किस पे? फोर्स पे। लेकिन फोर्स की तो मेरे पास इंफॉर्मेशन है ही नहीं, क्वेश्चन में तो बोला नहीं। तो फिर हम एक काम करेंगे, y इक्वल्स टू FL/A स्मॉल l लिख देंगे, और F इक्वल टू y A स्मॉल l बाय कैपिटल L लिख देंगे। मतलब F इक्वल टू y पाई r² L बाय L लिख देंगे। चलेगा क्या ऐसा? पक्का पक्का? श्योर श्योर? हाँ कि ना? ये कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट। तो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू r² बाय L, इक्वेशन नंबर 2। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 you have work done proportional to F, but F proportional to r² by L। तो work done in the second case upon in the first case is r2 by r1 का स्क्वायर L1 by L2। what is r2 by r1? 2। कितना? 2 स्क्वायर। what is L1 by L2? L1 by L2 2। कितना? r2 by r1 2, L1 by L2 भी 2। 2 स्क्वायर 4 into 2 8। बराबर? पक्का? ओके। तो ये क्या आया? 8। क्या आया? 8। क्या आया? 8 नहीं आया 8, क्योंकि W2 by W1 था। तो W2 क्या होगा? 8 टाइम्स ऑफ W1। तो 8 into W1 कितना था? 2। तो कितना आएगा? 16। तो कितना अच्छे से ऑप्शन दिया है। जो तो ज्यादा घाई है बोला हाँ 8 आ गया, 8 आ गया, माइनस आ गया, माइनस आ गया। तो ऑफ कोर्स वी शुड बी एबल टू मेक ट्रिक्स, और हर एक क्वेश्चन जो तुम सॉल्व करते हो, लगभग हर एक क्वेश्चन के ट्रिक्स बनते हैं। इसका भी बन सकता है, थोड़ा सा सोचोगे तो बन जाएगा। चलो सोचते हैं और बनाते हैं ट्रिक। ये क्वेश्चन में वर्क डन इन द फर्स्ट केस दिया था, वर्क डन इन द सेकंड केस पूछा था। क्या क्या कांस्टेंट था? यंग थोड़ा सा इलांगेशन, एक्सटेंशन। जो रेडियस है वो डबल हो रहा है। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? डबल। और लेंथ क्या हो रहा है? हाफ, है ना? तो अगर तुमने नोटिस किया तो R2 is 2 times of R1
और L2 इज हाफ, मतलब L1/2। तो मैं 2 को n मान लेता हूँ। क्या मान दिया? n। और जब मैं सॉल्व करने गया, अगर नोटिस किया होगा R2/R1 का क्या आ रहा है? स्क्वायर, क्योंकि तुम्हें तुम्हें वर्क डन प्रोपोर्शनल टू फोर्स मिला है और फोर्स प्रोपोर्शनल टू R²/L मिला है। इसका मतलब W2/W1 W2/W1 will be R2/R1 raised to 2 or L1/L2. What is R2/R1? N, n square. What is L1/L2? N. अरे 1/n क्यों कैसे आएगा? n आएगा ना, तो क्या बन गया? n क्यूब। तो W2 is n क्यूब टाइम्स ऑफ W1। अब जब वायर का रेडियस डबल हुआ, रेडियस क्या हुआ? डबल, और लेंथ क्या हुआ? हाफ, तो n की वैल्यू कितनी आई? 2। व्हाट इज 2 क्यूब? 8। 8 इंटू W1 मतलब 8 इंटू 2 16। अगर बोला होता कि रेडियस 3 टाइम्स हो गया, कितने टाइम्स? 3 टाइम्स, और लेंथ 1/3 हो गया, तो n की वैल्यू कितनी आई? व्हाट इज 3 क्यूब? और 27 इंटू 2 कितना? 54। बराबर। रेडियस 4 टाइम्स हो गया, लेंथ 1/4 हो गया, 4 क्यूब 64 इंटू 2 कितना? 128। तो हर क्वेश्चन के ट्रिक्स बन सकते हैं। इट इज अप टू यू हाउ यू आर लुकिंग एट द क्वेश्चन। क्वेश्चन पे ध्यान दोगे तो समझेगा कि जब ये 2 इधर 2, तो इधर 2 क्यूब बना, तो वहीं समझ में आ गया था कि W2/W1 विल बी n क्यूब। नाउ ऑनवर्ड्स रिमेंबर दिस अंडर दीज टू कंडीशंस। अगला क्वेश्चन, द एवरेज डेप्थ ऑफ इंडियन ओशन इज अबाउट 3000 मीटर। हमने सेम क्वेश्चन सॉल्व किया 2700 मीटर के लिए, 2700, आपके मॉड्यूल का क्वेश्चन था, सेम क्वेश्चन। द फ्रैक्शनल कंप्रेशन डेल्टा V by V of water at the bottom of the ocean is, बल्क मॉडुलस ऑफ वाटर दिया हुआ है और G की वैल्यू प्रिंट नहीं हुई, तो मैं प्रिंट कर देता हूँ 10। डेल्टा V by V पूछा है, बल्क मॉडुलस दिया है, और डेल्टा V by V परसेंटेज में पूछा है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ बल्क मॉडुलस? इफ यू रिमेंबर, dp अपॉन dv by v, मतलब डेल्टा V by V। तो डेल्टा V by V क्या आएगा यहाँ से? dp by बीटा, लेकिन dp क्या है याद है क्या? h रो g, और तुमको परसेंटेज में पूछा है कि नहीं, तो मल्टीप्लाई बाय 100, तो h रो g अपॉन बीटा इंटू 100। व्हाट इज डेप्थ? 3000। व्हाट इज डेंसिटी ऑफ वाटर? 1000। व्हाट इज g वैल्यू? 10। व्हाट इज बीटा वैल्यू? 2.2 इंटू 10⁻⁹ और इंटू 100। पक्का पक्का? गुड, श्योर, हाँ कि ना? ये 3 और ये 3, 9 और नीचे 9, 10⁻⁹, 3 अपॉन 2.2। व्हाट इज 2.2? 1 जा 2.2। व्हाट इज 2.2? 2 जा 4.4। मतलब इन शॉर्ट 3 अपॉन 2.2 1 और 2 के बीच में आएगा कि नहीं आएगा? एक्चुअली 1 और 1.5 के बीच में आएगा, वो 1.36 आता है। सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? 1.36%। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन भी अच्छा है, थोड़ा सा यहाँ तुम कंफ्यूज हो सकते हो, इसलिए थोड़ा ध्यान देना। आपको याद है हम लोगों ने मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी नाम का एक कॉन्सेप्ट देखा था, उसमें क्या चेंज होता है? लेंथ की वॉल्यूम की शेप, और वो जो शेप चेंज होता है, हमने जो फॉर्मूला डिराइव किया था वो एक क्यूब लिया था। हमने क्या लिया था? क्यूब का लेंथ, हाइट और विड्थ क्या होता है? सेम होता है ना। अब हमेशा क्यूब होगा ऐसा तो नहीं है, इसलिए पहले क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो। अब और स्क्वायर लीड स्लैब, स्क्वायर मतलब उसका क्यूब का एक फेस स्क्वायर है। स्क्वायर लीड स्लैब ऑफ साइड 50 सेंटीमीटर एंड थिकनेस कितना है? 10 सेंटीमीटर, मतलब वो क्यूब है ही नहीं। अगर क्यूब होता तो तीनों साइड क्या होते? सेम। एक फेस उसका स्क्वायर है, और जो फेस उसका स्क्वायर है उसका लेंथ कितना है? 50। तो क्यूब के तीनों साइड सेम होते हैं। यहाँ पे दो साइड सेम है क्योंकि उसका एक फेस क्या बन गया? स्क्वायर। तो एक फेस का तो लेंथ और हाइट क्या हो गया? सेम, लेकिन थिकनेस सेम है क्या? नहीं। थिकनेस कितना है? 10 सेंटीमीटर। इज सब्जेक्टेड टू अ शेयरिंग फोर्स। शेयरिंग फोर्स मतलब फोर्स विच चेंजेस द शेप।
ऑन इट्स नैरो फेस, नैरो मतलब छोटा फेस, कौन सा फेस, छोटा, तो शेयरिंग फोर्स किस पे लगाया तुमने, छोटे फेस पे, नैरो फेस पे, कितना फोर्स लगा दिया, 9 × 10⁴ न्यूटन। द लोअर एज इज रिवाइटेड, फेविकॉल का जोड़ है, छूटेगा नहीं। रिवाइडेड मतलब पता है क्या होता है, फिक्स्ड, याद है क्या, एक सरफेस हमने क्या किया था, फिक्स, रिवाइडेड मतलब क्या, फिक्स्ड टू द फ्लोर, तो उस ऑब्जेक्ट का बॉटम फिक्स है, रिवाइटेड है। हाउ मच विल द अपर एज बी डिस्प्लेस्ड, ऊपर का जो सरफेस है वो कितना डिस्प्लेस होगा, आपको याद है डिस्प्लेसमेंट को हमने एक नाम दिया था, याद है आपको नाम क्या दिया था, नहीं, डेल्टा एल, क्या बोला था, डेल्टा एल, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी लेयर, तो उसको क्या नाम दिया था हमने, डेल्टा एल। तो तुमसे क्या पूछा है, डेल्टा एल पूछा है, और आपको क्या दिया है, शेयर मॉड्यूलस ऑफ लीड, शेयर मॉड्यूलस मतलब मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, क्या वैल्यू दी है, 5.6 × 10⁹ तो अभी भी जिनका ध्यान नहीं था तो तुम्हारे पास एक लास्ट चांस है क्वेश्चन को समझने का। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, मैं इसको क्यूब नहीं बोल सकता क्योंकि वो क्यूब नहीं है, एक 3D ऑब्जेक्ट है जिसका एक फेस स्क्वायर है, और ये जो फेस स्क्वायर है इसका जो साइड है वो 50 सेंटीमीटर का है, और इसका जो थिकनेस है ना वो 10 है, 10, तो बेसिकली ये जो थिकनेस है वो 10 सेंटीमीटर है। तो मैं पहले तुमको डायमेंशन समझा देता हूँ इसके, तो ऐसे आ गए उसके डायमेंशंस, ओके, ये फेस कितना सेंटीमीटर का लेंथ है, 50, इसका कितना है 50, और ये थिकनेस कितना है 10, तो दिस इज रियली 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 इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बराबर। और इसका जो बेस है उसको हमने रिवाइट कर दिया, उसको हमने फिक्स कर दिया, फिक्स, इसलिए मैंने रिवाइडेड के टाइम बोला फेविकॉल का जोड़ है, मतलब तुमको समझ में आया रिवाइडेड मतलब क्या, फिक्स। वैसे अगर कोई फेविकॉल कंपनी सुन रहा है तो प्लीज पे मी सम कमीशन फॉर मार्केटिंग, आई डोंट थिंक कि उनमें से कोई सुन भी रहा होगा, बट एनीवेज आई एम प्रमोटिंग योर प्रोडक्ट्स। यहाँ पे फोर्स लगा दिया हमने, शेयर फोर्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस फोर्स, 9 × 10⁴। अब इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से शेप चेंज होगा, अब जो शेप चेंज होगा वो ऐसा हो जाएगा, वैसे पूरा डायग्राम ड्रॉ करने की मुझे जरूरत नहीं थी लेकिन फिर भी एनीवेज डायग्राम ड्रॉ कर ही रहे तो पूरा ही कर लेते हैं। ऐसा है, गुड। तो अगर आपको याद होगा ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसको हम डेल्टा एल बोलते हैं, और ये जो लेंथ है इसको हम लोग एल बोलते हैं। और अगर आपको याद होगा, नहीं याद होगा तो याद दिला देता हूँ, एनी मॉड्यूलस इज स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, और यहाँ पे स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया और स्ट्रेन होता है डेल्टा एल बाय एल। तुमको पूछा क्या है वो बताओ, डेल्टा एल क्या पूछा है, तो डेल्टा एल को यहाँ लाते हैं एफ अपॉन ए, और ये एल कहाँ गया, और ईटा यहाँ आ गया, हो गया क्या ऐसा, पक्का पक्का। अब कंफ्यूजन यहाँ नहीं होता, कंफ्यूजन यहाँ से आगे चालू होता है, ये तो ठीक है, ये तो फॉर्मूला पता है। जब हमने क्यूब का केस लिया था, क्यूब में हर एक साइड का लेंथ क्या था, सेम, तो अगर मैं किसी एक फेस का एरिया ले रहा हूँ, एरिया, तो मैं क्या लिखूंगा, एल स्क्वायर, तो ऊपर एक एल नीचे एक एल, कैंसल। अब दिक्कत यहाँ पे है कि ये एरिया किसका एरिया, स्क्वायर वाला फेस का एरिया कि ऊपर जो नैरो फेस है उसका एरिया, तुमने फोर्स किस पे लगाया, नैरो, तो ये एरिया उसका एरिया होता है जिस पे फोर्स लग रहा है, फोर्स किस पे लग रहा है, नैरो। तो एक काम करते हैं, ये जो नैरो साइड था ना इसको टी बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, टी, क्या बोल देते हैं, टी, ये टी तो ये भी टी, तो ये जो साइड वाला फेस है नैरो, ये लेंथ कितना है एल, और ये कितना है टी। व्हाट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, व्हाट इज लेंथ and what is breadth, t, so what is area of narrow face, l into t, l into t,
हाँ वेरी गुड। तो ये जो तुम एरिया लिख रहे हो, एरिया वो क्या होगा, एल इंटू टी इंटू ईटा, बराबर। बोले कोई बोलेगा ये वाला क्यों ले रहे हो, तो ऊपर वाला या ये साइड वाला सेम ही आने वाला ना, एल इंटू टी। एल और एल क्या हो गया, क्या हो गया, कैंसल, वेरी गुड। तो तुम्हारे पास फॉर्मूला क्या बचा, एफ अपॉन टी ईटा। व्हाट इज एफ, व्हाट इज टी, 10 क्या किलोमीटर, सेंटीमीटर। 10 इंटू 10⁻⁻² मीटर में कन्वर्ट कर दिया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ईटा, 5.6 इंटू 10 क्या, 10⁹ बराबर। श्योर श्योर, वो तो समझ में आ ही जाएगा। आंसर आया तो सब सही है, नहीं आया तो गलत है। चलो कोई बात नहीं, आ गया आंसर हमारा, आ गया। ये कितना है, 4, ये 10⁻⁻1 और 9 10⁸ कितना, 8, 4 और 8, हाँ कितना आ गया टोटल, -4। 9 अपॉन 5.6 इज 1 पॉइंट समथिंग, 1 पॉइंट समथिंग, तो 1 पॉइंट समथिंग। 9 by 5.6 is 1.6 into 10⁻⁴ मीटर, 10⁻⁴ मीटर। मुझे अगर मिलीमीटर में चाहिए तो मिलीमीटर मतलब 10 मिलीमीटर में 10⁻⁻3, तो यहाँ पे कितना था, -4 था, तो इसका माइनस में इसको दे दिया गया, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻1 कितना होता है, 0.16, और ये क्या बन गया, मिलीमीटर, तो 0.16 मिलीमीटर होना चाहिए, है ना, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, the area of cross section of steel wire is 0.1 centimeter square and Young's modulus of steel is 2 into 10⁻11 Newton per meter square. Newton per meter square. The force required to stretch it by 0.1% of its length is. अगर आपको याद होगा, मैंने आपको बोला था कि जब तुमको वॉल्यूम स्ट्रेन, जिसको तुम कंप्रेशनल स्ट्रेन बोलते हो, अगर 1% दिया हो, 1%, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा वी बाई वी, 10⁻⁻2, कल ही बताया था मैंने। और अगर 0.1% दिया हो तो, और तुमको तभी बोला था मैंने, किसी भी टाइप का स्ट्रेन हो, किसी भी टाइप का स्ट्रेन हो, अगर टेंसाइल स्ट्रेन हो और 1% बोला हो तो 10⁻⁻2 डेल्टा एल बाई एल, और वॉल्यूम स्ट्रेन हो तो वो डेल्टा वी बाई वी 10⁻⁻2। यहाँ पे तुमको क्या बोला है कि हमारे पास एक वायर था जिसका एरिया दिया हुआ है 0.1 सेंटीमीटर स्क्वायर, यंग मॉडुलस दिया हुआ है, और फोर्स रिक्वायर्ड टू स्ट्रेच बाय 0.1% ऑफ इट्स लेंथ। 0.1% ऑफ इट्स लेंथ मतलब तुमको बेसिकली डेल्टा एल बाई एल इंटू 100 की वैल्यू दी है, कितनी दी है, 0.1। अब नेक्स्ट टाइम से मैं सीधा बता दूंगा कि ये 10⁻⁻3 है। ये पहली बार था तो मैंने तुमको लिख के दिया, इसके बाद यू हैव टू नो इफ चेंज इन लेंथ इज 0.1% मतलब डेल्टा एल बाई एल इज 10⁻⁻3। यंग मॉडुलस कितना दिया हुआ है, 2 into 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना दिया हुआ है पता है, 10⁻⁻5। कैसे, व्हाट इज 0.1, व्हाट इज 1 सेंटीमीटर, 10⁻⁻2 मीटर, उसका स्क्वायर, तो 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर, तो कितना आ गया, 10⁻⁻5 मीटर स्क्वायर। पूछा क्या था, फोर्स y इक्वल टू एफ एल, मैं ऐसा नहीं लिखता, एफ बाई ए डेल्टा एल बाई एल ऐसा लिखूंगा मैं। तो एफ इक्वल टू वाई ए डेल्टा एल बाई एल। व्हाट इज वाई, 2 into 10⁻11, व्हाट इज ए 10⁻⁻5, ये कितना है 10⁻⁻3, तो -8 और +11, तो 2 into 10⁻3, तो 2000 न्यूटन। 2000 न्यूटन, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, a steel wire of length 4.5 meter, cross sectional area of 3 into 10⁻⁻5 meter square, stretches by the same amount as the copper wire of length 3.5 meter
and cross-sectional area of 4 to 10 raised to minus 5 meter square under a given load. Load is constant. जितना कॉपर वायर पे है उतना ही स्टील वायर पे है. The ratio of Young's modulus of steel to that of copper is. आपका स्टेट बोर्ड का क्वेश्चन है ये. हमने क्वेश्चन स्टेट बोर्ड में ऑलरेडी सॉल्व किया है. वैल्यूज भी याद है. पहली वायर का 4.5 मीटर लेंथ था, दूसरे का 5 मीटर लेंथ था वहां पे उस केस में. और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की वैल्यू सेम थी. 3 × 10⁻⁵ वहां पे भी वही और 4 × 10⁻⁵ वहां पे भी वही. तो सेम क्वेश्चन है. चलो रिपीट कर लेंगे, कोई बात नहीं. तो दो वायर है, एक है स्टील का, एक है कॉपर का. तो जो पहला वायर है, पहला वायर वो स्टील वायर है और जो दूसरा वायर है वो कॉपर वायर है. जो पहला वायर है उसका जो लेंथ है वो 4.5 मीटर दिया हुआ है और जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उसका 3 × 10⁻⁵ बोला है मीटर स्क्वायर में. जो सेकेंड वायर है कॉपर वायर, उसका लेंथ कितना दिया हुआ है 3.5 मीटर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो कितना दिया हुआ है 4 × 10⁻⁵ मीटर स्क्वायर. उन्होंने बोला है दोनों का एलोंगेशन सेम होना चाहिए और लोड भी सेम है, क्योंकि उन्होंने बोला अंडर अ गिवन लोड, अंडर अ गिवन लोड, अंडर अ गिवन लोड, अंडर अ गिवन लोड. गिवन वर्ड मतलब कांस्टेंट. क्योंकि गिवन लोड का मतलब ये होता है कि लोड हमारे पास एक ही था, तो हमने पहले वही लोड स्टील वायर पे लगाया और फिर वही लोड कहाँ लगा रहे हो, कॉपर पे. तो फोर्स और डेल्टा एल इज सेम. और रेशो किसका चाहिए, यंग्स मॉड्यूलस. तो बताओ बताओ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वाई, जल्दी बताओ. एफ एल बाई ए डेल्टा एल. अब इसमें क्या क्या कांस्टेंट है, एफ और डेल्टा एल ये कांस्टेंट है. इसका मतलब y इज प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए. तो y1 बाई y2 इज l1 बाई l2 और a2 बाई a1. व्हाट इज l1? l1 4.5, l2 3 की 3.5, 3.5, a2 4 × 10⁻⁵ और a1 3 × 10⁻⁵. चलो ठीक. कैंसल कैंसल. 1.5 2 जा, 1.5 3 जा. हाँ कि ना, 1 जा और 2 जा, तो कितना है 6/3 मतलब 60/35. 60/35. व्हाट इज 60/35? 5 का टेबल 12/7. 12/7. व्हाट इज 12/7? 1.7. 1.7. ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन A sphere contracts in volume by 0.01%. तो जरा बताओ ये 0.01% मतलब किसका वैल्यू है, डेल्टा वी बाई वी परसेंटेज में. तो डेल्टा वी बाई वी फ्रैक्शन में कितना आएगा 10⁻⁴. वेरी गुड. तो 0.01% मतलब 10⁻⁴. वेरी गुड. When taken to the bottom of a sea 1 किलोमीटर डीप, तो डेप्थ कितना दिया है 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर. बल्क मॉड्यूलस आपको दिया है, पूछा है द बल्क मॉड्यूलस ऑफ द मटेरियल ऑफ द स्फीयर इज, और दिया क्या है डेंसिटी ऑफ सी वाटर. चलो ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है. बल्क मॉड्यूलस पूछा है विच इज बेसिकली डीपी अपॉन डेल्टा वी बाय वी. डीपी होता है एच रो जी अपॉन डेल्टा वी बाय वी, और डेल्टा वी बाय वी परसेंटेज में 0.01 है, तो फ्रैक्शन में 10⁻⁴ है. एच की वैल्यू बताइए ना, 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर और डेंसिटी 1000 और ये कितना 10. सही है बराबर. 10 नहीं 9.8. कितना 9.8. ऊपर कितना है 6, नीचे कितना है -4, ऊपर आके प्लस. तो 9.8 × 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. 9.8 × 10⁻10 should be.
अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेटल क्यूब ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, मेटल क्यूब, क्यूब तीनों साइड सेम 10 सेंटीमीटर, मतलब एक साइड का लेंथ 10 सेंटीमीटर, मतलब 10⁻⁻1 मीटर, क्योंकि 10 इंटू 10⁻², तो 10⁻⁻1 एक साइड का लेंथ हो गया। तो वॉल्यूम क्या आएगा, लेंथ का क्यूब एल क्यूब, मतलब 10⁻⁻1 का क्यूब 10⁻³ is subjected to a shearing stress मतलब फोर्स अपॉन एरिया, और कितना दिया है 10⁴। द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इफ द टॉप ऑफ द क्यूब इज डिस्प्लेस्ड बाय 0.05 सेंटीमीटर विद रिस्पेक्ट टू इट्स बॉटम, तो डेल्टा एल की वैल्यू दी है, एल की वैल्यू दी है, एफ बाई ए दिया है, और आपको मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी पूछा है, ईटा पूछा है, जो एफ बाई ए अपॉन डेल्टा एल बाई एल होता है। एफ बाई ए की वैल्यू सीधा सीधा दी है तुमको, कितनी है, डेल्टा एल की वैल्यू कितनी है 0.05, हाँ 5 × 10⁻²। हाँ मुझे पता है सेंटीमीटर में, मैं नहीं कन्वर्ट कर रहा हूँ, क्यों नहीं कर रहा हूँ पता है, पता है क्यों नहीं कर रहा हूँ, यू नो वाई, व्हाट इज एल, 10 सेंटीमीटर, तो उसको भी सेंटीमीटर में रखता हूँ ना फिर, सिंपल। ये गया ऊपर, कितना हो गया 10⁵, ये भी गया ऊपर, कितना हो गया 10⁷। 1/5 कितना होता है 0.2, बराबर, पक्का। तो 0.2 मतलब 2 इंटू 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 2 इंटू 10⁶, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, a copper wire of length 2.4 meter and a steel wire of length 1.6 meter, both of diameter 3 mm, diameter same मतलब radius same मतलब area same, are connected end to end, एक के बाद एक, मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन है। when stretched by a load, the net elongation मतलब डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 दोनों मिला के, कॉपर और स्टील का मिला के कितना है 0.7 mm, द लोड अप्लाइड इज, फोर्स पूछा है आपको, लोड अप्लाइड। तो पहली बात तो क्या पूछा है, लोड, लोड मतलब फोर्स, फोर्स किस में होता है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, न्यूटन, तो ये न्यूटन होना चाहिए, प्रिंटिंग एरर, गुड, 100%। मीटर में कैसे होगा, लोड अप्लाइड, फोर्स, फोर्स कैसे मीटर में आएगा, न्यूटन में आएगा वो। हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, पहले तो दो वायर है, वायर वन कौन सा है, वायर वन कॉपर, वायर टू कौन सा है, वायर टू स्टील। वैसे इन्होंने यंग मॉडल्स की वैल्यू दी है ना, वेरी गुड, गुड। उसके बाद जो पहला वायर था L1, उसका लेंथ कितना है 2.4, सेकंड में कितना है 1.6, दोनों का एरिया सेम है, मतलब ए कांस्टेंट है, क्योंकि बिकॉज सिंस डायमीटर इज सेम। उसके बाद लोड, दोनों पे सेम ही लोड लग रहा है, और नेट इलोंगेशन, नेट इलोंगेशन मतलब टोटल इलोंगेशन इज इलोंगेशन ऑफ द फर्स्ट वायर प्लस दैट ऑफ सेकंड वायर, ठीक। इसकी वैल्यू दी हुई है, कितनी दी हुई है डेल्टा की वैल्यू 0.7 mm, ये दिया हुआ है, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, दिस इज इक्वेशन 1। क्या पूछा है, लोड, क्या पूछा है, लोड। तो जैसे मैंने आपको बोला कहाँ तक पहुँचना है पता है, तो इक्वेशंस बनते जाएंगे अपने आप, डेल्टा एल चाहिए, डेल्टा एल कहाँ से आएगा, डेल्टा एल चाहिए ना तुमको, डेल्टा एल चाहिए ना, लोड चाहिए, लोड, फोर्स पूछा है, फोर्स, व्हाट इज डेल्टा एल, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डेल्टा एल, इज इट एफ एल बाई ए वाई, एफ एल बाई ए वाई होता है कि नहीं होता है, हाँ कि ना, पक्का पक्का, गुड। तो
डेल्टा L1 F L1 अपॉन A Y1 आएगा कि नहीं आएगा? A1 A2 सेम है ना, इसलिए आएगा कि नहीं आएगा? हाँ। और डेल्टा L2 F L2 अपॉन A Y2 आएगा कि नहीं आएगा? लोड भी सेम है क्योंकि एक वायर के नीचे दूसरे वायर के नीचे लोड था, तो दोनों पे सेम लोड था। तो ये इक्वेशन नंबर 2 और 3 इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दे क्या? करे क्या? करे सब्स्टिट्यूट? हाँ कि ना? हाँ। तो जरा डेल्टा L1 के लिए लिखो, क्या लिखोगे? एफ L1 अपॉन ए Y1 और डेल्टा L2 के लिए क्या लिखोगे? एफ L2 अपॉन ए Y2 इक्वल टू कितना? 0.7 mm। एक काम करते हैं, ये mm को कन्वर्ट कर लेते हैं। 7 इंटू 10⁻⁻⁴ mm का -3 और 0.7 का पॉइंट हटा दिया तो -4। क्या कॉमन निकला? F बाय A L1 बाय Y1 प्लस L2 बाय Y2 इक्वल टू 7 इंटू 10⁻⁻⁴। F चाहिए, मिल जाएगा। F इक्वेशन में आ गया तो वैल्यू भी मिल जाएगी। What is area? Is it not pi r square? Area is pi r square. L1 by Y1 plus L2 by Y2 equal to 7 into 10⁻⁻⁴. What is the diameter? 3 mm. What is radius? 1.5 mm. 1.5 mm मतलब 10⁻⁻3 इसका क्या करेंगे? स्क्वायर। What is the length of the first wire? 2.4. What was the youngest model of the first wire? First is copper. Copper कितना है? 1.2 into 10⁻11. What is length of second wire? 1.6 and 2 into 10⁻11 equal to कितना? 7 into 10⁻⁻⁴. अभी ऐसा करो, 1.5 का स्क्वायर तो तुमको पता होता ही है, पता है ना? 2.25। 15 का स्क्वायर 225, तो 1.5 का 2.25। 10⁻³ का स्क्वायर -6। 10⁻11 कॉमन, क्या आ गया? कॉमन, हाँ कि ना? 1 जा 2 जा 1 जा 0.8 जा 2 और 0.8 मतलब कितना? 2.8। हाँ कि ना? हाँ, सही है। व्हाट इज 7 4 था 28, तो 7 into 0.4 2.8 आ गया। 10⁻5 कितना? 10 इधर गया, 10⁻5 उधर गया, 10⁻⁻⁴ और 10⁻5 तो कितना हुआ? 10। कितना हुआ? 10। तो कितना हुआ? 10। ये भी साथ में गया, गया क्या? और ये डिवाइड हुआ, हुआ क्या? 0.4। पक्का पक्का? श्योर श्योर? ये यहां से ऊपर गया, गया क्या ऊपर? 100 हो गया। 10 और 10 इंटू कितना? 2.25 इंटू कितना? पाई अपॉन कितना? 4। 1 और 25। सही है। अभी थोड़ा एक अप्रोक्सीमेशन कर लेते हैं इसके बाद। अरे क्या कितना ही एग्जैक्ट करोगे, ज़्यादा आसपास तो आंसर है नहीं, इसलिए अप्रोक्सीमेशन। पाई को 3 मान लो, कितना मान लिया? 3। 25 3 था 75। 75 इंटू 2 150। 75 इंटू 0.25। 0.25 मतलब 1/4 होता है। 0.25 मतलब कितना? तो 75 के आधे का आधा, 75 का आधा कितना? 37.5। उसका आधा कितना? 18 पॉइंट समथिंग, 18 पॉइंट समथिंग। और वो 75 इंटू 2 कितना था? 150। 150 और 18 पॉइंट समथिंग मतलब 150 और 20 कितना आ गया? 170। कितना आ गया? 170 आया कि नहीं? तो 170 को मैं 1.7 इंटू 10⁻² लिख सकता हूँ क्या? लिख सकता हूँ। अच्छा, तो बताओ ऑप्शन बी।